नेपाल के जेनजी आंदोलन को बीते अभी सिर्फ 1 महीने ही हुए हैं। सिर्फ 1 महीने में ही वही स्क्रिप्ट कट कॉपी पेस्ट एक अफ्रीकी देश में दोहराई जा रही है। मेडागास्कर सत्ता परिवर्तन के कगार पे खड़ा है, राष्ट्रपति फरार है, किसी को उनकी लोकेशन नहीं पता है। कोई कह रहा है कि देश छोड़ के भाग गए, कोई कह रहा है कि देश में कहीं पे छुपे हुए हैं। उधर आर्मी के एक धड़े ने शासन से मुंह मोड़ लिया है, सैनिक प्रोटेस्टर्स के साथ सड़कों पे आ चुके हैं। आर्मी का दूसरा धड़ा अब भी राष्ट्रपति के ही साथ है। ऐसे में आगे क्या होगा, ये सवाल है। सवाल ये भी है कि ये स्थिति आई कैसे, प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुए, क्यों हुए, जेनजी क्यों परेशान थे, और इन सब में आर्मी का रोल क्या है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। मेडागास्कर को अक्सर हम एक छोटा सा टापू समझते हैं, जिसे हमने एनिमेशन मूवी मेडागास्कर उसके ज़रिए जाना है, जहां एलेक्स द लॉयन, मार्टी द ज़ेब्रा और उनके दोस्त वगैरह न्यूयॉर्क से दूर एक अजनबी जगह पे फंस जाते हैं। लेकिन असली मेडागास्कर बहुत अलग है, बहुत विशाल, और अगर आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश उनको मिला दें या फिर श्रीलंका को 65 बार जोड़ दें, तब जाकर बनेगा इस देश का क्षेत्रफल, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। नक्शे पर एक बार देख लीजिए, मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के दक्षिणी तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। इतना विशाल, इतना अलग थलग और भौगोलिक तौर पर इतना समृद्ध है कि इसे अक्सर 8वां महाद्वीप कहा जाता है। माना जाता है कि आज से करीब 8 करोड़ साल पहले मेडागास्कर और भारत जो है वो जुड़े हुए थे। अफ्रीका और भारत और मेडागास्कर एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा थे। इस विशाल जमीन के टूटने के बाद आज के अलग थलग महाद्वीप और द्वीप सामने आए। औपनिवेशिक काल में मेडागास्कर एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। 1960 में आज़ादी मिली, लेकिन सरकारी और कारोबारी दुनिया में आज भी यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। इस ज़मीन पे करीब 3 करोड़ लोग बसते हैं और ये सारा तख्ता पलट और प्रोटेस्ट इन 3 करोड़ लोगों से ही जुड़ा हुआ है। मेडागास्कर एक बेहद नौजवान मुल्क है। यहाँ की आबादी का करीब 60% हिस्सा 25 साल से कम उम्र का है, इसलिए उनकी समस्या सबकी समस्या है। आज मेडागास्कर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 3/4 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। पर कैपिटा जीडीपी लगभग $529 है। लगभग 80% लोग रोजाना $2 से कम में जीवन चलाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था ज्यादातर खेती पर आधारित है। करीब 80% लोग खेती में लगे हुए हैं। मेडागास्कर वनीला, लौंग और निकल इन जैसे कीमती तत्वों का एक्सपोर्टर है, लेकिन इसका फायदा ज्यादातर सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलता है। इसके अलावा पानी और बिजली की कमी अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1/3 आबादी को बिजली नसीब होती है। ऐसे हालात की सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक अस्थिरता। 1960 में फ्रांस से आजादी मिलने के बाद से ही यह सिलसिला चला आ रहा है। विद्रोह और असंवैधानिक सत्ता परिवर्तन होते रहे हैं। एक ही कहानी बार बार दोहराई जाती रही है। एक करिश्माई जनता के साथ जुड़ा हुआ नेता गुस्से की लहर पर सवार होकर सत्ता के शिखर तक जा पहुंचता है और फिर आगे आने वाली पीढ़ी उसी नेता की मुखालफत करती है। राष्ट्रपति एंड्री राजोलीना की कहानी भी कुछ ऐसी है। राष्ट्रपति बनने से पहले वो एक मीडिया उद्यमी और लोकप्रिय डीजे थे। काम धाम ऐसा था कि जनता को समझने में माहिर हो गए। फिर साल 2007 में 33 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। एक राजनीतिक संगठन बनाया, तानोस मलगासी वोनोना यानी TGV, यानी दृढ़ निश्चयी मेडागास्कर के युवा, इसका अनुवाद हुआ। वे राजधानी अंतनानारिवो के मेयर पद के लिए खड़े हुए, भारी बहुमत से जीत गए। उन्होंने युवाओं को लुभा लिया उस साल और खुद को सड़ते गलते पुराने राजनीतिक ढांचे के सामने एक विकल्प के तौर पर रख दिया। जल्द ही वे तत्कालीन राष्ट्रपति मार्क रावलोमानाना के सबसे मुखर आलोचक भी बन गए। उन पर भ्रष्टाचार और तानाशाही का आरोप लगा दिया। जनता की बढ़ती नाराजगी को भुनाते हुए राजोलीना ने 2009 की शुरुआत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। ये खेल मार्च 2009 में अपने चरम पे पहुंच गया। विद्रोही सेना के समर्थन से राजोलीना ने सत्ता हथिया ली। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे तख्ता पलट कहा। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई कैपसैट ने, यानी आर्मी पर्सनल एंड सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन कोर।
ये मेडागास्कर की सेना की एक विशेष इकाई है, इसका नाम याद रखिएगा। अब तख्ता पलट के बाद मेडागास्कर अलग थलग था। अफ्रीकन यूनियन ने उसे निलंबित कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी। इस दौर में राजोलिना ने अंतरिम सरकार को लीड किया। फिर 2013 में आम चुनाव हुए जिसमें कोर्ट ने उन्हें दावेदारी का मौका नहीं दिया। फिर 2018 में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर उन्होंने वैध रूप से वापसी की, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा। देश में उनकी सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार, गबन और भाई भतीजावाद के आरोप लगे। जनता का भरोसा धीरे धीरे खो गया। 2023 में अगला चुनाव हुआ तो विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। इस वजह से मतदान कम हुआ, उनकी वैधता और कमजोर हुई और अब 2025 में यह चक्र पूरा हो गया। और यह सब कुछ शुरू हुआ एक गिरफ्तारी के आदेश से। 19 सितंबर को राजोलिना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे 2 स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी हुई। वे पानी और बिजली की किल्लत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे। इस गिरफ्तारी को विरोध कुचलने की साजिश की तरह देखा गया। सोशल मीडिया पर बात निकली तो दूर तलक पहुंच ही गई। पूरे सिस्टम पे सवाल उठने लगे। देखते देखते ही ऑनलाइन आंदोलन शुरू हो गए जिसे नाम दिया गया जेन जी मारा। देश के बड़े शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हो गए। 25 सितंबर हजारों लोग सड़क पे आ चुके थे। कई ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस आंदोलन से जुड़ गई। विपक्ष ने भी मौका भुना लिया। नेता प्रतिपक्ष सिटेनी और पूर्व राष्ट्रपति रावलोमाना ने प्रोटेस्टर्स के समर्थन में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी निकाला। इसके अलावा अलग अलग तबकों से लोग सामने आए। स्टूडेंट्स, टीचर्स, सरकारी कर्मचारी, नौजवान, बेरोजगार सब इकट्ठे हुए। फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों को जुटाया जा रहा था। प्रोटेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। बढ़ते विरोध को शांत करने की कोशिश में राजोलिना ने 29 सितंबर को अपने प्रधानमंत्री और पूरी सरकार को हटा दिया। लेकिन इतने से बात नहीं बनी थी। 6 अक्टूबर को राजोलिना ने सेना के जनरल रूपिन फोर्टुनात जाफिसाम्बो उनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये कदम प्रदर्शनकारियों को मंजूर नहीं था। 8 अक्टूबर को जेनजी ने राष्ट्रपति के साथ बातचीत का निमंत्रण ठुकरा दिया। इस दिन राजोलिना ने वादा किया कि यदि देश की बिजली कटौती 1 साल में नहीं सुधरी तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अब मांगे बढ़ती जा रही थीं। 7 अक्टूबर को युवा समूहों ने एक औपचारिक डिमांड लिस्ट पेश की। इसमें सरकार से हिंसा के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की गई, संवैधानिक न्यायालय के पुनर्गठन और सीनेट के विघटन की मांग की गई थी। बात नहीं सुनी गई तो सड़कों पे नारा गूंजने लगा, मिया ला राजोलिना, यानी राजोलिना हट जाओ। जब मामला कंट्रोल से बाहर चला गया तो पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। प्रोटेस्टर्स और पुलिस की झड़प हुई। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इन झड़पों में करीब 22 लोग मारे जा चुके हैं। सरकार ने डेथ टोल 12 ही बताया है। सबसे बड़ा मोड़ आया 11 अक्टूबर को। इस दिन सेना की कैप्सैट, जिसने 2009 में राजोलिना को सत्ता दिलाई थी, उसने ही सार्वजनिक रूप से अपनी वफादारी पीछे खींच ली। ये सेना के भीतर बढ़ती नाराजगी का अंजाम था। कैप्सैट में फिल्माया गया एक वीडियो ऑनलाइन फैल गया। इसमें कर्नल्स ने सीनियर कमांडर्स पे भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। इस दिन कैप्सैट ने ऐलान किया कि वे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ किसी भी आदेश का पालन नहीं करेंगे। इस ऐलान के बाद उनके बख्तरबंद वाहन बैरकों से बाहर निकले, भीड़ को तितर बितर करने नहीं बल्कि उनके साथ खड़े होने। हजारों उत्साहित प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों का स्वागत किया। अब सेना पर सरकार का एकाधिकार टूट चुका था। ऐसे हालात देखकर राष्ट्रपति राजोलिना अचानक फरार हो गए, लेकिन कहां, किसी को नहीं पता। अगले दिन राजोलिना एक वीडियो मैसेज के साथ सामने आए। ये मैसेज फेसबुक पे पोस्ट किया गया। उन्होंने दावा किया कि वे हत्या के प्रयास से बच गए। उन्होंने घटनाओं को अवैध तख्ता पलट बताया। तख्ता पलट वैसे तो अवैध होता ही है, बहरहाल, और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। Hatramin'ny fahadimy amin'ny 20 ny volana septambra teo, anaovana ny fanonganam-panjakana, ifofona ny haiko, maramila vitsivitsy, sy nanaiky ary natosiky ny andian'olona mpanao politika vitsivitsy ihany koa, no hoe ifofo mihitsy aza ny haiko.
इसके पहले उनका राष्ट्रीय टेलीविजन संबोधन बार बार रद्द हुआ क्योंकि नई सैन्य कमान के प्रति वफादार सैनिकों ने स्टेट टीवी की कमान अपने हाथ में ले ली थी। कोई भी ऐसा प्रसारण जो पुराने शासन के प्रति वफादार दिखता हो उसको रोक दिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राजोलिना देश छोड़कर भाग गए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो देश में ही एक सेफ हाउस में छिपे हुए हैं। फ्रांसीसी मीडिया की कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें एक फ्रेंच मिलिट्री विमान से निकाल दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पहले से ही इसे लेकर एक समझौता हुआ था। फ्रांस ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही इसे नकारा है। Non, je confirme rien aujourd'hui. Je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre, dire l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache. Et au fond, j'ai deux messages. Je pense qu'il est très important que lors... फिलहाल मेडागास्कर की सेना पर कैपसैट का कब्जा है। उसके कमांडरों ने ऐलान किया है कि उन्होंने सेना पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और एक नया सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया है। रॉयटर्स के अनुसार रक्षा मंत्री ने राजोलिना की गैर मौजूदगी में इस नियुक्ति को स्वीकार कर लिया। इस बीच कैपसैट सैनिकों की उन सैनिकों से झड़प हुई है जो राजोलिना के प्रति वफादार थे। इन झड़पों में कैपसैट के एक सैनिक की मौत भी हुई है। शो लिखे जाने तक ताज़ा खबर यह है कि राजोलिना ने संसद के निचले सदन को तत्काल प्रभाव से भंग करने का ऐलान किया है। इसके पहले विपक्ष ने उन्हें एक चेतावनी दी थी। कहा था कि वे संसद में पद त्याग न करने के आरोप में उनके खिलाफ, राजोलिना के खिलाफ महाभियोग चलाएंगे। ऐसे में साफ नहीं है कि आगे होगा क्या। जानकार कुछ ज्यादा जानकारियां शेयर कर रहे हैं। क्या अल्टीमेटली प्रेसिडेंट चले जाने से जो प्रॉब्लम के लिए प्रेसिडेंट को जाना पड़ा, जो प्रोटेस्ट हुआ था, इन्फ्लेशन, जॉबलेसनेस, ये सब, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? अच्छा ठीक है, नए गवर्नमेंट आना है, लेकिन उनके पास वो इंस्टीट्यूशन है जिससे कि वो एक नया गवर्नमेंट को एकदम पीसफुल वे में ट्रांजिशन ऑफ पावर हो सके? मुझे नहीं लगता। तो और बल्कि और भी ख़राब बात ये है कि मदागास्कर इज़ अ वेरी पुअर कंट्री, इट्स वर्ल्ड वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज़, और ये मिनरल रिच है। आगे जाके ये भी हो सकता है क्योंकि वैक्यूम है, पावर वैक्यूम है, तो बाकी सारे कंट्रीज़ और दुनिया की दूसरे जो चाइना, यूएस, ये सब जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, ये सब का भी इंटरेस्ट है उनके मिनरल्स पे। तो ये लोग भी आगे जाके अफ्रीका में, मतलब मदागास्कर में इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो ये तो बल्कि और भी ख़राब होगा कंट्री के लिए। तो अभी का जो प्लान है, ये लोग जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में होते, एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट शायद बनाएंगे और कुछ दिन, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद वोट होगा। लेकिन उनकी जो इंस्टीट्यूशनल पावर है, मुझे लगता है ये बाकी देशों को उसमें मदद करना चाहिए। इंडिया को भी शामिल होना चाहिए। US and other countries, France should also be part of this transitional council to help Madagascar to come back to democracy. गायब होने से पहले राजोलिना ने कथित तौर पर कई क्षमादान, पार्डन्स, उन पर भी दस्तखत किए। रॉयटर्स को मिले दस्तावेज से पता चला है कि इनमें 2 फ्रांसीसी नागरिक शामिल थे, पॉल माइलोट रफानोहाराना और फ्रांसवा मार्क फिलिप। उन्हें 2021 में कथित तख्ता पलट की कोशिश में सज़ा दी गई थी। पूरे देश में, मेडागास्कर में जो फ्रांस के साथ संबंध का मुद्दा है वो लंबे समय से संवेदनशील रहा है। राजोलिना के पास भी खुद फ्रांसीसी नागरिकता है जो 2021 में सार्वजनिक हो गई थी। कुछ नागरिकों के बीच ये भी नाराज़गी की एक वजह है। फ्रांस के मेडागास्कर में रणनीतिक हित रहे हैं, खासकर हिंद महासागर में इसकी स्थिति की वजह से। राजोलिना के बचाव में फ्रांसीसी सैन्य विमान के शामिल होने की रिपोर्ट ने फ्रांस की भूमिका को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं। नेपाल के बाद पिछले 1 महीने में ये दूसरा देश है जहां जेनजी ने इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया है। फिलहाल ये तख्ता पलट है या नहीं, ये सवाल है। आगे जो होगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल चलते हैं सुर्खियों की ओर। मिस्र का नाम सुना है, जहाँ के पिरामिड बहुत फेमस हैं। वहीं एक शहर है शर्म अल शेख, रेड सी के किनारे बसा खूबसूरत सा शहर है। यहीं पर चल रही है इजराइल गजा पीस टॉक्स। बात तो इसी पीस टॉक्स की बाहर आनी चाहिए थी, लेकिन बाहर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मीम्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो रिरियाते रहे और उनके मीम बनते रहे। सबसे पहले तो जब शरीफ के मंच से बोलने की बारी आई तो उन्होंने ट्रंप की खुशामद के लिए वही पुराना राग लापा कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। ये सुनकर पीछे खड़ी जॉर्जिया मेलोनी का जो रिएक्शन था, हमारा भी शायद वही होगा। लेकिन शरीफ के लिए आए मोमेंट जो था वो हो गया जब ट्रंप ने मंच पर आते ही उन्हीं के सामने भारत की तारीफ शुरू कर दी। ट्रंप बोले, भारत एक महान देश है और वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं।
ट्रंप ने वही मंच से ही शाहबाज से पूछ भी लिया कि पाकिस्तान और भारत साथ में अच्छे से रहेंगे, है ना। तुरंत कैमरा शरीफ की तरफ घुमा तो उनका रिएक्शन ऐसा था कि काटो तो खून नहीं, कतई मजबूरी वाली हंसी। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि इस पीस टॉक्स में भी शरीफ डरे डरे क्यों बैठे हुए हैं। अब इस मंच पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अकेली महिला लीडर थीं। ट्रंप ने उनके बारे में कहा, ब्यूटीफुल यंग वुमन, यू डोंट माइंड राइट। अब मेलोनी के चेहरे पर उस वक्त थोड़ी सी हंसी थी और थोड़ा सरप्राइज भी था। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखा कि ये पीस समिट है या क्रिंज समिट है। खैर, आपको इन सब बातों से इतर अगर पीस समिट की डिटेल्स जाननी हो तो दुनियादारी का एक पुराना एपिसोड आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी बताते चलें कि समिट में प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं जा सके। हालांकि उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके इस पीस डील का स्वागत किया है। अच्छा, ट्रंप की बात हो रही है तो याद आया नोबेल पीस प्राइज। इस साल की विनर वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया मचाडो हैं। वहां की सरकार इससे नाखुश है, इसलिए वेनेजुएला ने अपने यहाँ नॉर्वे की एम्बेसी ही बंद करवा दी है। नॉर्वे इसलिए क्योंकि नोबेल कैसे मिलेगा ये नॉर्वे की ही एक कमेटी डिसाइड करती है। हालांकि वेनेजुएला सरकार ने मचाडो को नोबेल मिलने को लेकर कोई टिप्पणी अभी तक नहीं दी है, बल्कि नॉर्वे एम्बेसी बंद करने का कारण बताया है कि वो बस फॉरेन सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं, लेकिन समीक्षक इसे मचाडो के नोबेल से जोड़कर देख रहे हैं। नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने एम्बेसी बंद होने पर प्रतिक्रिया जताई है, दुखद कहा है और कहा है कि नोबेल कमेटी का नॉर्वे की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। रही बात मचाडो और वहाँ की सरकार के रिश्तों पर, तो मचाडो को नोबेल मिला क्योंकि उन्होंने वेनेजुएला के लोगों के संवैधानिक हक के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन वेनेजुएला सरकार के एक नेता निकोलस मादुरो ने मचाडो को बीते दिनों डेमनिक विच कहा था, यानी दुष्ट चुड़ैल। स्पष्ट है कि रिश्ते अच्छे नहीं रहे। नोबेल प्राइज को लेकर एक बार पहले भी नॉर्वे के किसी देश से संबंध खराब हो चुके हैं। साल था 2010, तब चीन के लुई शाओबो को पीस प्राइज मिला था। वे वहां की सरकार की आइडियोलॉजी की आलोचना करते थे। इस प्राइज के बाद चीन ने 6 साल के लिए नॉर्वे से रिश्ते खत्म कर दिए थे। अगली सुर्खी पे बढ़ने से पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। मेक्सिको में बीते कुछ दिनों से भयंकर बारिश हो रही है, कई जगहों पर बाढ़ आई है। इसमें कम से कम 64 लोग मारे गए हैं, 65 लापता बताए जा रहे हैं। मैप में आप देख सकते हैं मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। ये अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर से लगता है। बाढ़ में करीब 1 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है, सड़क पुल सब टूट गए हैं। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शिनबॉम ने कहा है कि बारिश इतनी ज़ोरदार होगी इसका अंदेशा नहीं था, हम अभी इमरजेंसी फेज में हैं। दिन की अन्य खबरों के लिए चलते हैं ललन टॉप न्यूज़ रूम। मेडागास्कर से एक अपडेट है। वहां की मिलिट्री ने ऐलान किया है कि देश की कमान अब उनके हाथ में है। कैप्सैट के लीडर ने नेशनल रेडियो पर बयान दिया है कि हमने सत्ता ले ली है। इसके पहले मेडागास्कर की संसद में राष्ट्रपति को इम्पीच करने के लिए वोटिंग हुई थी। 130 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया और सिर्फ एक बैलेट खाली था। इसके बाद आज हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस वोट की लीगैलिटी पर फैसला लेगी। मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि राजोलिना की पार्टी के सदस्य इम्पीचमेंट वोट में मौजूद थे और उन्होंने भी जबरदस्त बहुमत से उनके खिलाफ वोट दिया, जिससे उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। लेकिन इन सब के बाद भी राजोलिना हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो नेशनल असेंबली पहले ही भंग कर दी थी, इसलिए ये वोटिंग असंवैधानिक है। बैठक के नतीजे जो भी हों, इसे अमान्य माना जाएगा। अब बिहार पर जो हमारी सीरीजें चल रही हैं उनकी सूचना दे देते हैं आपको। सत्ता की सवारी 15 अक्टूबर सुबह 9 बजे मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक हमारे साथ करिए बस की सवारी। चलती बस में ही सत्ता से लेकर समाज तक सारी बातें होंगी और फिर हम बिहार के लोग में 15 अक्टूबर शाम 5 बजे रिलीज होगी मखाना किसानों के साथ हमारी बातचीत। पोखर यानी तालाब से मखाना निकालते मजदूर किन खतरों से जूझते हैं, मखाना किसानों को लोन क्यों नहीं मिल पा रहा है और क्यों सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है, इन सब पे बात करेंगे। फिलहाल शो यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।